हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में हम आज अर्थशास्त्र और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं अर्थशास्त्र से ही संबंधित उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये मेरी जो 100 टेस्ट सीरीज़ है, मतलब 10,000 क्वेश्चन का मेरा जो कलेक्शन है उसका टेस्ट 56वां है। जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो मैं आपको करवा दे रही हूँ, ताकि जो लोग मेरे टेस्ट नहीं ले पाए हैं वो ये कर सकते हैं। इसमें सुपर हिट क्वेश्चन है और आप ये समझिए 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम ये 100 धमाकेदार प्रश्न करेंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार बोलूँगी ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। किस पे आधारित है? न्यास, न्याय पे आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास या न्याय पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है। तो खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। याद रखिएगा, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये तो हम सभी लोगों को पता है, भोपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीएससी ये वाला क्वेश्चन पूछ सकती है। कुछ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरल होता है, तो उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो सरल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया। तो देखो, प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन हुआ था वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत हुआ था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम बना था 2002 में। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में इसका गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 2003 में हुआ। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये आयोग में भी आ सकता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको ONGC बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये इसका कब स्थापित हुई थी? 1900 तेल संगठन है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। याद रखिएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग या ONGC कब बना था? 1956 में बना था। फ्रेंड्स, आपको एक सूचना देनी है कि आज और कल हमारी टेस्ट सीरीज़ का रेट 50% कर दिया गया है। बहुत सस्ते में ये 100 टेस्ट, मतलब 10,000 प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जा रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अभी तक का सबसे कम अमाउंट रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको ये टेस्ट सीरीज लेना है। तो आप इंडेक्स के साथ ये टेस्ट लगाइए। जो इम्पोर्टेंट है वो अभी भी 12 दिन है, अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, अभी भी आप जंग जीत सकते हैं। तो आप ये उसी टेस्ट सीरीज़ को हमने रेट बहुत कम कर दिया है, कल 50% कम कर दिया है। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये पूरी टेस्ट सीरीज़ 100 टेस्ट की ले सकते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य चुना गया। तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो एस चंद्रशेखर थे। तो कौन थे? चंद्रशेखर थे। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा था, कौन थे? चंद्रशेखर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। कौन सी जनसंख्या की जनांकी की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन स्तर, लिंगानुपात। देखो, हम जब जनगणना पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि घनत्व कितना है हमारे भारत का, हमारे मध्य प्रदेश का। ये नहीं पढ़ते कि हमारे भारत का रहन सहन का स्तर कैसा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और हम ये भी पढ़ते हैं लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या भी पढ़ते हैं, साक्षरता भी पढ़ते हैं। तो रहन सहन स्तर उसका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? औद्योगिक क्षेत्रों में, समुद्र तटीय मैदानों में, कम ऊंचाई पहाड़ियों में और समतल धरातलीय बनावट वाले क्षेत्रों में। तो जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर मजदूरी करने के लिए जाता है। जहाँ पे उद्योग होते हैं तो उसको मजदूरी ज़्यादा मिलती है, तो औद्योगिक क्षेत्रों में घनत्व ज़्यादा होता है। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, मियो के काल में। कौन सी जनसंख्या की अभी हमने पढ़ा है रहन सहन का स्तर, ये भी पढ़ लिया। किसने इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट किसने लिखी है? चरण सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? चौधरी चरण सिंह ने लिखी है। इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक? मदन मोहन मालवीय जी थे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक।
कौन सा दुग्ध का विपणन करता है? तो CACP करता है या GCMSF करता है? तो गुजरात का जो फेडरेशन है वो दुग्ध का विपणन करता है, तो जी से यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। तो ये दुग्ध का विपणन कौन करता है? गुजरात कॉरपोरेशन करता है, तो GCMSF करता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टेलीफोन कंपनियों के देयदाताओं से। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? टेलीकॉम कंपनियों के देयदाताओं से। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, फेसबुक से जुड़ जाइएगा, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। हमारे जो छोटी छोटी PDF है उनको लेने के लिए आप इंस्टा मोजो से या मेरे जो एप्लीकेशन है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी ये ले सकते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री इनमें से कौन है? अमर्त्य सेन है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ा था न्याय। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? पूंजी के संग्रहण पुस्तक के लेखक है जॉन रॉबिन्सन। पूंजी के संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन है। कौन है पूंजी के संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं? जॉन रॉबिन्सन है। किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो यूएनए का लंदन में है। यूएनए का लंदन में नहीं है, वॉशिंगटन में है। और WTA का मुख्यालय जो है जेनेवा में ही है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ILO का रोम गलत है। WTA का जेनेवा सही है, तो ये इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद FAO का बोल रहे हैं, तो फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय जो है रोम में है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद एक नई इकाई बनी, उसको किस नाम से जानते हैं? तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जब बनी थी तो उसको एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। भारतीय पेटेंट कानून लागू कब हुआ? तो भारतीय पेटेंट कानून लागू कब हुआ था? 1972 में। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे है? उद्यमिता विकास संस्थान है अहमदाबाद में। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान है नोएडा में। कहाँ है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान? नोएडा में है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ कब की गई थी? 1993 में। सांसद विकास निधि योजना, स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई? 93 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार PSC पूछ चुकी है ये वाला क्वेश्चन, और ये मॉडरेट क्वेश्चन में आ जाता है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है BS मिनाज। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होता है CAG, वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? रिपोर्ट कौन सी समिति, संसदीय समिति के द्वारा करता है? एश्योरेंस जो समिति होती है उसके द्वारा करता है। सब्जी वाली फसलों के लिए भारत कैसा बाजार उपयुक्त होता है? भारत अति अल्पकालीन। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है। एगमार्क है। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। गारंटी युक्त जो मोहरें देता है, वो गुणवत्ता गारंटी की जो मोहरें देता है वो एगमार्क है। कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक क्लॉस श्वाब। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में क्या? स्वर्ण त्रिभुज में शामिल है आगरा, दिल्ली और जयपुर। स्वर्ण त्रिभुज में कौन सा शामिल है? आगरा, दिल्ली और जयपुर है। कौन है? आगरा, दिल्ली और जयपुर है स्वर्णिम त्रिभुज में। याद रखिएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कहाँ होता है? चीन से होता है। 2025 का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन की वृद्धि से। 2025 का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन की वृद्धि से है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत का उत्पादन कितना है? 1%। विश्व का जितना भी परमाणु से विद्युत जो उत्पन्न होती है उसमें भारत का केवल 1% का योगदान है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मेंस के जो नोट्स हैं आफ्टर 25 जुलाई बहुत ज़्यादा रेट हाई होने वाला है, क्योंकि कुरियर चार्ज और जो कॉपी चार्ज है वो ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन के बाद। तो अगर आप लोग अपना नोट्स बुक कराना चाहते हैं तो अभी कोई भी अमाउंट देकर अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। अभी आप नोट्स अगर बुक करेंगे तो आपको वो उसी रेट में मिलेगा जो अभी है। मेंस की आपको 39 फाइल मिलेंगी, जिसमें आपको 27 फाइल
5 और 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर की मिलेंगी। 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा में 8 फाइल और लेना चाहते हैं पैकेज के साथ, तो पैकेज के साथ वो कम में मिल जाती है। ये आपके पुराने पेपर्स रहते हैं, हाल सहित पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2019 में भी पुराने पेपर से ही आया है बहुत सारा। तो आप अगर पुराने पेपर लेना चाहते हैं तो आप पुराने पेपर भी ले सकते हैं। तो आपको इसमें पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। तो 47 ये बुकलेट हो जाएंगी। 47 बुकलेट का आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा पैकेज हो जाएगा। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे। इन व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में आपको समय समय पर इम्पॉर्टेंट PDF करंट से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो बाद में वित्त मंत्री भी बने हैं, जो वित्त मंत्री भी हुए हैं, तो वो हैं CD देशमुख। रिजर्व बैंक के ऐसे गवर्नर जो वित्त मंत्री भी बने हैं वो हैं CD देशमुख। सूची 1 से सूची 2 को करना है। तो MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति का ये लाए थे। तो MS स्वामीनाथन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति लाए थे। इसके बाद CG कुरियन, ये CG कुरियन थे। CG कुरियन क्या लाए थे? CG कुरियन लाए थे दुग्ध उत्पादन लाए थे। CG कुरियन कौन लाए थे? CG कुरियन जो थे दुग्ध उत्पादक लाए थे। इसके बाद मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण रखा था। और LK झा जो थे वो भारी उद्योग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, फिर हमको एक सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जैसे दत्त समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दत्त समिति किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। बांचू समिति किससे है? बांचू समिति जो है, बांचू समिति प्रत्यक्ष, जो दत्त समिति है, एक सेकेंड ये रुकिएगा। दत्त समिति जो है वो औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। दत्त समिति किससे है? औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है और ये 1969 में बनी थी। बांचू समिति जो है 1971 में बनी थी और ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके अलावा जो राजमन्नार समिति है वो मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है, 1971 में बनी थी। और चक्रवर्ती जो समिति है 1985 में बनी थी, वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। G8 मस्को का पहल किससे संबंधित है? G8 मस्को का मातृ और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है G8 मस्को का पहल? तो G8 मस्को का जो है, G8 मस्को का पहल मातृ और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी 2019 के मेंस में भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ISO 14001 क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। तो ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग नंबर होते हैं गुणवत्ता के। ISO 14 जहाँ पे स्टार्ट लगे तो 14 से याद रखिएगा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। G8 देशों के रूप में जाना जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू हुआ था। तो कौन सा देश इस समूह में नहीं था? जब वो G7 बना था, अब G8 हो चुका है, तो उस समय रूस नहीं था। रूस फिर से हटने की कगार पर है। तो अब जो G7 बना था तब उसमें कौन सा देश नहीं था? कनाडा, जापान और रूस में से रूस नहीं था। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? भारत नहीं है। ये विकसित देशों का समूह है और हमारा भारत जो है विकासशील देश है। G15 क्या है? तो G15 जैसे G8 विकसित देशों का समूह है, ऐसे G15 विकासशील देशों का समूह है। अब हमसे ये इनसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो एशियाई विकास बैंक मनीला में है, तो पहला तो गलत हो गया है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर में है, ये सही है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ये भी बैंकॉक है, ये गलत है। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहाँ पे है? मैं पूरे संगठन के मुख्यालय और नंबर ऑफ मेंबर्स आपको करवा दूंगी। अब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या क्या काम करता है, आपको बताना है। तो WTA क्या करता है? भुगतान संतुलन असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है, तो ये नहीं करता है। WTO पहला नहीं करता है, ये IMF करता है। WTO क्या करता है? सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। क्या करता है WTO? जो व्यापार में जो मात्रात्मक प्रतिबंध होते हैं उनको निषिद्ध करता है। इसके बाद जो IDA है, IDA क्या करता है? IDA वित्त प्रदान करता है। इसको खिड़की भी बोलते हैं, सुलभ खिड़की भी बोलते हैं। तो ये नम्य ऋण होते हैं या जो लोगों को वित्त प्रदान करता है, स्पेशली निर्धन लोगों को प्रदान करता है। इसका सार्क क्या करता है? सार्क दक्षिण एशियाई देशों के भी सहयोग को बढ़ावा देता है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी।
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। मेकंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। तो एक तो इसमें बांग्लादेश नहीं है मेकंग गंगा में, और एक चीन नहीं है। कौन सा नहीं है? बांग्लादेश और चीन नहीं है। कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो वियतनाम नहीं है, चीन, कजाकिस्तान, रूस है, वियतनाम संघाई का सदस्य नहीं है। कौन एक ब्रिक्स में सबसे अंत में जुड़ा था? ब्रिक्स में सबसे अंत में जुड़ा था दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो है इन देशों का समूह है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ऐसे ये 5 देशों का समूह है, जिसमें साउथ अफ्रीका से पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका जैसे जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया था। निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में किसके प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये जो ब्रिक्स देश है उनमें रूस की जो आय है वो सबसे ज़्यादा है। कौन सा एक शेष से भिन्न है? यूनिसेफ, IMO और WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, तो सार्क इनसे अलग है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग का सदस्य नहीं है? तो ये जो दक्षिण पूर्वी है कंबोडिया दक्षिण एशियाई नहीं है। तो ये कंबोडिया जो है दक्षिण एशियाई सदस्यों में नहीं आता है। भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, और जो कंबोडिया है वो नहीं आता है। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन जारी करता है? तो IMF करता है। कौन करता है? IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी IMF करता है। कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, इंडोनेशिया और UAE है। चीन ओपेक का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अभी मैंने बताया था 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1945 में ही, जब इसकी स्थापना हुई थी, भारत इसका सदस्य बन गया था। पत्र को स्वर्ण क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार होता है। क्या होता है पत्र स्वर्ण? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार होता है। गेट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो गेट जेनेवा में बना था 1948 में। गेट कार्यालय कब बना? जेनेवा में 1948 में। ऑर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? तो ऑर्थर जो डंकल हैं उनका नाम है, एक सेकंड रुकिएगा, तो ऑर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? OCGC से संबंधित है। ऑर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? OCGC से ऑर्थर डंकल का नाम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? IMF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। WTA का पूर्ववर्ती नाम क्या है? गेट है। वर्ल्ड ट्रेड संगठन मतलब WTO कहाँ पे है? जेनेवा में है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, गेट की जगह पे। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। किसके? विश्व बैंक के द्वारा। हरित सूचकांक तो क्वेश्चन है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो हरा सूचकांक जो विकसित किया जाता है विश्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। हरित सूचकांक किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, मतलब UNDP द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी UNDP की। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ही इसको हरित सूचकांक को विकसित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मतलब UN, पर्यावरण मतलब UNEP प्रोग्राम। तो UNEP जो है उसके द्वारा ही हरा सूचकांक विकसित किया जाता है। सॉरी बाय मिस्टेक, मैंने विश्व बैंक बोल दिया फ्लो में। तो हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। अगर जल्दी जल्दी में कोई आंसर मैं रॉन्ग बता देती हूँ तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में आंसर सही करवा देती हूँ, तो आप उसको एक बार चेक कर लिया कीजिए। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ किस एक के द्वारा प्रशासित है? उधार एजेंसी जो IDA जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऐसे सुलभ खिड़की भी इसको बोलते हैं, उधार देने वाली खिड़की, ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ प्रशासित होता है। उसका ही एक संगठन है, किसका? IBRD का, या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन किसका है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का ये एक संगठन है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया?
चालू खाते में। किस में बनाया? भारतीय रुपये को 1994 में चालू खाते में। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। किससे संबंधित है विदेशी व्यापार? भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन में कौन सम्मिलित होता है? तो माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण सभी शामिल होते हैं। तारापुर समिति किससे संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीय से। किससे? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया था? 1949 में। रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ? 1949 में। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार उन्मूलन हुआ? 1991-92 में हुआ। कब हुआ? 1991-92 में। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2002 से 2000 से प्रभावी हुआ। फेमा जो है विदेशी मुद्रा अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया जाने वाला वर्ष कौन सा है? तो फेमा जो है उसको ये अधिनियम प्रभावी हुआ था 2000 से। इसको लागू कब किया था? 1997 में, और 97 में आया और 2000 से ये प्रभावी हुआ। कलवर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग? कलवर मोती का जो उत्पादन है वो जापान का महत्वपूर्ण उद्योग है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत का चमड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है जिसमें ना निर्यात होता है और ना आयात होता है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और जो भी आप लोग कमेंट में लिखते हैं, जिसकी भी वीडियो आप लाना चाहते हैं, मैं जल्द सभी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक और निर्यात करता है। भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? भारत को सबसे ज़्यादा चाय कौन देता है? केन्या देता है। याद रखिएगा, भारत को सबसे ज़्यादा चाय कौन देता है? केन्या। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? अमेरिका, USA के साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम आया? 1952 में आया। कब आया? 1952 में। कौन सा एक युग में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो शिशु मृत्यु दर और साक्षरता सबसे जो है उपयुक्त आकलन है। भारत को सर्वाधिक LNG की आपूर्ति कौन करता है? कतर। सबसे ज़्यादा हमें लिक्विड नाइट्रो जो गैस होती है LNG, उसको कौन देता है? कतर देता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु की आयात पर होती है? हम सबसे ज़्यादा किस पर खर्च करते हैं खरीदने में? तो पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदने में हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया स्थापित किया गया निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र सूरत में किया गया। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र। समेकित बाल विकास योजना कब आरंभ हुई थी? 1975 में। समेकित बाल विकास योजना कब आई? 1975 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित 100 क्वेश्चन और अर्थशास्त्र से संबंधित और क्वेश्चन मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।